Dear students, today we discuss about types of non-probability sampling. आज हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अगर आपने टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को देखना है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक को ओपन करके आप जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो टाइप्स हमने डिस्कस की थी उनको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एवरी पर्सन हैज नो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें हर शख्स के पास इक्वल चांस नहीं होता कि वो सिलेक्ट हो सकता है। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी उसमें हर बंदे के पास इक्वल चांस होता है, लेकिन ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें हर शख्स के पास इक्वल चांस नहीं होता कि वो सिलेक्ट हो जाए। तो अब हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट वन जो इसकी टाइप्स है वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब ये जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है इसमें जो रिसर्चर है, जो रेस्पोंडेंट उसके करीब है वो उसी से डाटा कलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, यानी कि आपने इसी शहर का डाटा लेना है, तो जो रेस्पोंडेंट आपके करीब है, एक रेस्पोंडेंट आपसे बहुत दूर है तो आपका वहां तक पहुंचना जो है मुश्किल है। तो जो रेस्पोंडेंट आपको करीब पड़ता है आप उसी से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसके लिए आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम लगेगी और आपका जो टाइम है वो भी कम लगेगा, क्योंकि किसी के पास इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्शन का। जो रेस्पोंडेंट आपके ज्यादा करीब है आप उसी से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो टाइप्स है वो है जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग ये जो सैम्पलिंग है ये रिसर्चर की जजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर जो है उसके माइंड में होता है कि उसने उन लोगों से डाटा कलेक्ट करना है जो जिनकी जो एज है वो 25 से अबव है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो जजमेंट करेगा कि फलां फलां बंदा जो है उससे जो डाटा है वो हमने लेना है, क्योंकि वो जज करेगा कि फलां बंदा जो है उसकी एज जो है वो 25 से ज्यादा है, तो वो उससे डाटा कलेक्ट करेगा। तो जो ये सैम्पलिंग है ये रिसर्चर की जजमेंट पे बेस करती है। ये जो सैम्पलिंग है ये बहुत इजी होती है, क्योंकि रिसर्चर को पता होता है कि उसने किन लोगों से डाटा जो है वो कलेक्ट करना है। थर्ड नंबर पे है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं, कोटा सैम्पलिंग में जो है पॉपुलेशन को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और वो जो ग्रुपिंग होती है उसमें से हम परसेंटेज को सिलेक्ट करते हैं कि फलां ग्रुप से हमने इतनी परसेंटेज लेनी है रेस्पोंडेंट की। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक मेल का ग्रुप है और दूसरा जो है वो फीमेल का ग्रुप है, तो हमने क्या करना है, हमने फिक्स करना है कि हमने जो है मेल्स उनमें से 50% को सिलेक्ट करना है और जो फीमेल हैं उनमें से हमने 40% रेस्पोंडेंट को सिलेक्ट करना है और उनसे डाटा लेना है, यानी कि हम परसेंटेज को फिक्स करते हैं। ये होती है कोटा सैम्पलिंग, जो कि ग्रुपिंग की बेस पे होती है और हम परसेंटेज को फिक्स करते हैं। यानी कि ये जो सैम्पलिंग है ये कोटा की बेस पे होती है। अब लास्ट पे जो सैम्पलिंग है वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होता है वो एक रेस्पोंडेंट को सिलेक्ट करता है और उससे डाटा लेता है और उसी से पूछता है कि भाई इस तरह का जो डाटा है वो हमें और किस से मिल सकता है। यानी कि वो उसी रेस्पोंडेंट से पूछता है जिससे वो डाटा लेता है कि इस तरह का डाटा हमें और किस से मिल सकता है। वो फिर उसकी तरफ जाता है, उससे डाटा लेता है, फिर जो है उससे पूछता है कि भाई इस तरह का जो डाटा है वो हमें और किससे मिल सकता है। यानी कि जो जिससे वो डाटा लेता है उसी से वो अगले बंदे के बारे में पूछता है।
تو یہ ہوتی ہے ہماری سنو بال سیمپلنگ، یعنی کہ اس طرح جو ہے ایک ریفرل سسٹم بن جاتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ تیسرے کی طرف بھیجتا ہے اور جو تیسرا ہے وہ چوتھے کی طرف بھیجتا ہے، تو اس طرح سے جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے۔ یہ تھی سنو بال سیمپلنگ۔ تو یہ تھی ٹائپس آف نان پروبیبلٹی سیمپلنگ جو ہم نے ڈسکس کی۔